हेलो नमस्कार। मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने अपने रिवीजन टास्क में लगे हुए होंगे। कल हमारी और आपकी बिहार स्पेशल की क्लास नहीं हो पाई थी। कारण यह कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, फीवर की शिकायत हो गई थी मुझे। तो आज की क्लास बिहार स्पेशल की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड अवस्था में जा रही है। अब तक आपने बिहार स्पेशल के अंतर्गत अलग अलग चीज़ों के ऊपर चर्चा को सुना, देखा। चाहे वो बिहार की कला संस्कृति रही हो, बिहार का भूगोल रहा हो, बिहार के उद्योग रहे हों। आज की क्लास में भी हम बिहार के जो बचे कुचे एस्पेक्ट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। और कायदे से अब तक जो बिहार स्पेशल की जितनी भी क्लास हो रखी है, अगर आप उनको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाएंगे तो मेरा यह मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको बिहार स्पेशल के क्वेश्चन से नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार स्पेशल का जो समान अध्ययन का पक्ष है जो कि मैं ले रहा हूं वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं बिहार के संदर्भ की करंट अफेयर्स हो जाती है, तो उसको भी अपने रिवीजन के दौरान जरूर उस पर ध्यान दें। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। जो चीज़ें नहीं लगें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी लगें, है ना, उनको समाहित करके हम चलेंगे। ठीक, तो आइए चलिए आज के क्लास की शुरुआत की जाए। पहले प्रश्न को देखा जाए। अभी बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र है? कितनी ही बार इस चीज की बात हो रखी है। जैसे ही रेशम की बात आएगी, सिल्क की बात आएगी, हम चले जाएंगे कहाँ? भागलपुर, है ना, भागलपुर हम चले जाएंगे। बिहार में अलग अलग प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, जिसमें मलबरी सिल्क, टसर सिल्क। इसमें भी जो सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में, लोकप्रिय है, वो है टसर सिल्क। बात हो चुकी है इससे पहले। तो इसका तो आंसर चला जाएगा भागलपुर। और भागलपुर को इसी कारण सिल्क सिटी ऑफ बिहार भी कहते हैं, ये भी पता होगा आपको, सिल्क सिटी ऑफ बिहार। और जैसे ही भागलपुर का नाम आए तो दिमाग में रखना है कि गंगा के किनारे अवस्थित ये शहर, है ना, तिलका माझी की सरजमी। यहाँ पर एक किसान मेला भी लगता है, जिसके बारे मेला के संदर्भ में हमने चर्चा किया था। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। क्लियर? और ये जो बाजारी और डालमिया नगर है, इसका संबंध आपको भी पता है किससे है? सीमेंट से है। हमने लास्ट क्लास में जितने भी जाने माने उद्योग हैं बिहार में उनकी समीक्षा की थी, जिसमें हमने यह पाया था कि डालमिया नगर जो है और बाजारी, ये दोनों के दोनों जो हैं वो सीमेंट हब के तौर पे जाने जाते हैं बिहार में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहां पर स्थित है? कल भी इस चीज के बारे में बात हुई थी, है ना। क्या पूछ रहा है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग। कल जब आपके साथ चर्चा की गई थी तो आपको स्पष्ट तौर पे यह बताया गया था कि बिहार में अलग अलग जगहों पे रेल संबंधित कारखाने हैं, है ना, जिसमें ये जो वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है ये कहां पर स्थित है? मधेपुर, जमालपुर, हरनौत, मोकामा। तो आपको क्लियर पता होगा कहां पर स्थित है ये? मोकामा में। क्लियर? ये जो मधेपुरा का नाम आप देख रहे हैं, मधेपुरा में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक इंजन यानी कि विद्युत इंजन, विद्युत इंजन का कारखाना है। और इसने हाल के दिनों में ही भारत का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो बना रखा है। क्लियर? जमालपुर की अगर बात की जाए तो ये बिहार के सबसे पुराने रेलवे संयंत्रों में से जाना जाता है ना। जमालपुर रेल इंजन मरम्मत के तौर पे ये जाना जाता है, ये भी कल बात हुई थी, रेल इंजन मरम्मत। और सबसे पुराना रेलवे संयंत्र के तौर पे बिहार में। और ये जो हरनौत है ना, हरनौत का संबंध किससे है? जो कैरेज होता है, कैरेज यानी कि जो रेलवे की बोगियां होती हैं, तो कैरेज रिपेयर जो कारखाना है वो हरनौत नालंदा में है। हरनौत बेसिकली कहां पर है? नालंदा में। और यहां पर कैरेज मरम्मत इसकी बात की जाती है। क्लियर? इसके बाद हमने फिर रेल पहिया का कारखाना के ऊपर भी बात किया था, छपरा में, बेला छपरा में। और छपरा में मढ़ौरा एक जगह है, वहां पर डीजल और विद्युत इंजन दोनों की बात हमने की थी कल की क्लास में। तो इसको दिमाग में रखिएगा। यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो हैं उद्योगों के लिहाज से क्वेश्चन एक दो बनते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर की बात जैसे ही आएगी, है ना, हम कहां चले जाएंगे? सीमेंट। क्लियर? कहां चले जाएंगे हम? सीमेंट, बिना किसी दिक्कत के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है? अब देखिए, किसी भी प्रकार की जो कमिश्नरेट होती है या कमिश्नरी होती है, वो अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएं तो आप इसके आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। बिहार का जो इंडस्ट्रियल कमिश्नरेट है, यानी कि बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है, वो कहां पर स्थित है? वो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है ना? तो इसमें कोई न्यू फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट के तौर पर ही दिमाग में रखिएगा। वैसे इंडस्ट्रियल कमिश्नर की बात जब कभी भी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि राजधानी की बात आएगी, और राजधानी की बात जब कभी भी आएगी तो पटना का जिक्र होगा। क्लियर है? तो पटना जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, है ना, लौह और इस्पात के जाने माने एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर जाना जाता है। और टिस्को उन कंपनियों में से एक है जिन कंपनी की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी, है ना। इसकी स्थापना 1906 के आसपास मानी जाती है। और वर्तमान में ये जो टिस्को है, टिस्को का निकटतम जो क्षेत्र है, वो निकटतम क्षेत्र कौन सा है? तो जमशेदपुर, झारखंड में अब ये पड़ता है, झारखंड। और आपको मैंने पिछले क्लास में बता रखा था कहीं ना कहीं कि जो जमशेदपुर है वो एक नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा। वही स्वर्ण रेखा जिसके किनारे रांची शहर भी स्थित है, घाटशिला भी स्थित है, जिस पर हुंडरू जलप्रपात भी है। तो इसको भी दिमाग में याद रखिएगा। ये जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ये वर्तमान में कहां अवस्थित है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है, जो कि झारखंड का वर्तमान में हिस्सा है। क्लियर? यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बिहार में सूची 1 उद्योग को सूची 2 से मिला। मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहां पे किसी भी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी यहां पर। देखिए, सिगरेट और बंदूक, ये सिगरेट और बंदूक की जिक्र जब कभी भी हो तो मुंगेर पहुंचेंगे, और मुंगेर में हम जिस स्थान पे पहुंचेंगे वो है दिलवारपुर। क्लियर है? प्लाईवुड की बात जब कभी भी आए तो बता रखा था, लकड़ी उद्योग प्लाईवुड कहां चला जाएगा? हाजीपुर में। ठीक। जूट, जूट जिसमें बिहार का वर्तमान में तीसरा सर्वाधिक प्रोडक्शन है, जिक्र हो रखा है इसके ऊपर। और इसका जो सर्वाधिक प्रोडक्शन बिहार में है वो कहां पर है? पूर्णिया। क्लियर? कागज मूल तौर पर जाना जाता है कागज के लिए अपना क्षेत्र जितवारपुर। और जितवारपुर एक जमाने में समस्तीपुर के पास स्थित ये जगह है, ये कागज का प्रोडक्शन किया करता था। लेकिन वही बात, जैसे वर्तमान में लगभग बिहार के सभी कारखानों की स्थिति ठप पड़ी हुई है, तो इसकी भी स्थिति ठप ही मानिए आप। जितवारपुर समस्तीपुर के पास का एक कागज हब था। और आपको मैंने पिछले क्लास में भी बता रखा था कि ये जो डालमिया नगर है, डालमिया नगर का मुख्य संबंध है तो सीमेंट से, लेकिन ये कागज के प्रोडक्शन के साथ भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत मात्रा में। यानी किस हिसाब से आप ए का 1 मैच कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि ए का मिलान होगा 1, बी का होगा 2, सी का होगा 3 और डी का होगा 4, है ना। ए 1 2 3 4, यानी कि बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? एक बार अगर आपने कायदे से रिवीजन किया होगा पिछले क्लास का, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां है? और कायदे से तेल शोधक कारखाना ही नहीं, यहां पर उर्वरक कारखाना भी है, फर्टिलाइजर, इसके ऊपर भी जिक्र हो रखी है 1962 और 64 में, है ना। ऑयल रिफाइनरी और फर्टिलाइजर की स्थापना, जो ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई इस जगह पर, वो यूएसएसआर और रोमानिया की मदद से की गई। ये जो 2 देश हैं, तो वर्तमान में कहां पर स्थित है ये? आप सिमरिया से, मतलब सिमरिया के पास बेगूसराय में, आप उसके निकटतम स्थिति में अगर देखेंगे तो एक जगह मिलेगा आपको, जिस जगह का नाम क्या है? बरौनी, है ना। तो बरौनी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए।
ऑप्शन गालिबन उल्टा सीधा हो गया है, ए बी सी डी ई। तो आप समझ लीजिए बरौनी इसका सही जवाब है। जिस हिसाब से सी जाना चाहिए इसका आंसर, है ना, तो सी ही जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कुल मिला के बरौनी होगा, बाद बाकी आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं। क्लियर? इसके बारे भी हमने पिछले क्लास में जिक्र कर रखा था, तो कहीं से भी कोई दिक्कत यहां पर भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ठीक, चल नेक्स्ट। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? देखिए ये सवाल बीपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है, और बीपीएससी ने इस जालिम तरीके से पूछ रखा है कि एक दिन के अंतर के कारण पूरा का पूरा आंसर जो है वो एक तरीके से खराब हो गया। क्यों? अभी मैं आपको बता रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन कायदे से 2 जगहों पर 2 अलग अलग दिनों में किया गया। पहला उद्घाटन ये करते हैं 27 नवंबर 2022 को, और 27 नवंबर 2022 को ये उद्घाटन करते हैं राजगीर में, ठीक है, राजगीर में। और इसके ठीक अगले ही दिन यानी कि 28 नवंबर 2022 को इसका उद्घाटन करते हैं ये बोधगया में। तो गौरतलब है योजना एक ही है, इसके 2 अलग अलग दिनों में 2 अलग अलग जगहों पर उद्घाटन। 27 नवंबर को राजगीर, 28 नवंबर को बोधगया। आपसे प्रश्न में 28 नवंबर का आंकड़ा पूछ रहा है, इस हिसाब से आंसर क्या चला जाएगा? बोधगया। ठीक। अब सवाल है कि ये जो गंगा जल आपूर्ति मिशन है या योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार के जो दक्षिण बिहार जिले हैं जहां पे जल संकट है, वहां के जल संकट को गंगा जल के माध्यम से उसकी वाटर स्कैरसिटी को फुलफिल करना है ना। तो सवाल है कि आप वाटर स्कैरसिटी को यानी कि वाटर की जो कमी है कहां पर? दक्षिण बिहार के जिलों में, उसको फुलफिल करेंगे कैसे? तो इसके लिए क्या किया गया? 11 पंप का इस्तेमाल किया गया। बहुत ही पावरफुल पंप हैं ये, और 11 पंपों का इस्तेमाल करते हुए जो सिमरिया की मैं बात कर रहा हूं, सिमरिया पुल के जब आप नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे तो एक जगह पड़ता है हाथीदह। हाथीदह नाम के जगह से 11 पंपों का इस्तेमाल करते हुए गंगा जल को राजगीर, गया, बोधगया और नवादा इन क्षेत्रों में पहुंचाया गया है पंप करते हुए। और फिर ये वहां से वहां के जो जल संकट वाले ब्लॉक्स हैं, प्रखंड हैं, वहां पर इनको पहुंचाने की क्या है? तो कोशिश है। क्लियर है? तो यहां से जो हमको कनेक्टिविटी याद रखनी है, वो कनेक्टिविटी क्या है? कनेक्टिविटी की शुरुआत होती है हाथीदह से, हाथीदह के साथ राजगीर पंप का सहायता करते हुए, है ना। राजगीर के बाद फिर ये कहा गया, बोधगया और नवादा। गया, बोधगया और नवादा। ठीक। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज दिमाग में रखिएगा कि ये जो पूरी की पूरी पाइपलाइन है, इस पूरी की पूरी जिसको गंगाजल पाइपलाइन कहा जाता है, जो कायदे से हाथीदह से शुरू होकर नवादा पर खत्म होगी, इस पूरे के पूरे पाइपलाइन की जो लेंथ है वो 151 किलोमीटर की है ना। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि गंगाजल पाइपलाइन, गंगाजल पाइपलाइन कितने किलोमीटर की? याद रखिएगा 151 किलोमीटर। क्लियर? और उद्देश्य क्या है? जैसा मैंने आपको बता रखा है, दक्षिण बिहार के जल संकट वाले जिलों में गंगा जल के माध्यम से जल आपूर्ति करवाना। ठीक। उसके लिए 27 नवंबर को राजगीर में, 28 नवंबर को बोधगया में उद्घाटन, 11 पंपों के माध्यम से हाथीदह नाम के स्थान से, है ना, गंगा जल को पंप करना, और पंप करके फिर क्रमशः राजगीर, गया, बोधगया, नवादा पहुंचाना, और वहां के जो जल संकट वाले प्रखंड हैं वहां तक जलापूर्ति करवाना। टोटल पाइप लेंथ कितना? 151 किलोमीटर। क्लियर? चलिए,
तो बोध गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? जब आप बिहार राज्य की बात करते हैं और प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग की बात करते हैं तो यहां पर भी हम पिछड़े ही हुए हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं? ये मैं आपको इसी कारण कह रहा हूं क्योंकि प्रति व्यक्ति ऊर्जा के उपभोग का क्या मतलब होगा कि प्रति व्यक्ति के द्वारा ऊर्जा की ज्यादा मात्रा का उपयोग किया जा रहा होगा। इसका सिंपल सा मतलब यह होगा कि उस जिले में औद्योगिकीकरण उतना अधिक होगा। सिंपल सी बात है, वो क्षेत्र उतना ज्यादा मॉडर्न होगा। जैसे जब तक आप प्रकृति की हवा खा रहे हैं तब तक आपको बिजली पर निर्भरता की क्या आवश्यकता। अब आपने घर में एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, आपने उद्योग खोल लिए तो बिजली की खपत ज्यादा होगी, और बिजली की खपत जैसे ही ज्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति बिजली खपत ज्यादा हो जाएगी, जो कि इस बात का संकेत होगा, इस बात का सिंबल होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अग्रणी अर्थव्यवस्था है। क्लियर? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सबसे पहली बात, अगर आप लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई थी। ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा के तौर पे बता रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस जाना माना न्यूज़पेपर है, पता होगा आपको। इंडियन एक्सप्रेस के डेटा के अनुसार जो बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग थी ना, वो 311 किलोवाट आवर थी। 311 किलोवाट आवर मात्र, और जो कि पूरे के पूरे भारत में न्यूनतम थी। और इसके बाद फिर न्यूनतम में जगह आता है असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। लोएस्ट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे न्यूनतम किसकी हो गई? तो अपने बिहार की 311, उसके बाद असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये बॉटम 5 हैं। बिहार में 311, असम में 341 किलोवाट आवर, 341। नागालैंड की जब आप बात करेंगे तो नागालैंड में 356, मणिपुर में 371, है ना, और त्रिपुरा 356 के बाद 371 बोला मैंने, लिख दिया पता नहीं क्या, 371, है ना। और त्रिपुरा की जब आप बात करेंगे तो त्रिपुरा का कितना है? 514 किलोवाट आवर। तो न्यूनतम में भी सबसे ऊपर हम ही हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने बिहार का तो बता दिया, पूरे भारत का एवरेज बता दीजिए। एक बार अगर आपको मैं पूरे भारत का एवरेज बता दूं, पूरे भारत का औसत, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि हम कितने पीछे हैं। अगर भारत के औसत की बात की जाए, भारत का औसत, इंडिया का एवरेज, तो ये है 1181 किलोवाट आवर। जी, 1181 किलोवाट आवर, और हम कहां हैं? 311 पर। यानी कि अगर हम नेशनल एवरेज से तुलना करें तो हम 85% कम हैं राष्ट्रीय औसत से। और यहां पर जो बाजी मार गया है वो कोई राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दादर और नागर हवेली। जैसे आपने बॉटम 5 देखा तो टॉप 5 में कौन कौन हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां का एक तरीके से समाहित कर लिए होंगे, तो इसको मैं अब हटा रहा हूं। क्लियर? तो किसकी बात करना है अब? टॉप 5। टॉप 5 में कौन कौन है? सबसे पहला है दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली।
केंद्र शासित प्रदेश है, ये पता होगा आपको। यहां का जो एवरेज है भाई साहब, यहां का एवरेज तो राष्ट्रीय एवरेज से भी बहुत ज्यादा है, 15,179 किलोवाट आवर जी, 15,179 किलोवाट आवर। अब इसके पीछे एक कारण और भी है कि यहाँ जनसंख्या कम है, सिंपल सी बात है ना। तो जो अमाउंट बचता है पर हेड वो ज्यादा बचता है, लाजमी तौर पे बात है। दूसरे नंबर पर आता है गुजरात, जिसको आना ही चाहिए, है ना, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ये। गुजरात में 2,378 किलोवाट आवर। तीसरे टॉप पे अगर आप बात करें तो तीसरे टॉप पर आता है गोवा, फिर हरियाणा और फिर पंजाब। गोवा, हरियाणा, पंजाब। गोवा की अगर आप स्थिति देखें तो गोवा की स्थिति 2,274 किलोवाट आवर, है ना। हरियाणा की देखें तो 2,082 किलोवाट आवर, 2082। और पंजाब की अगर आप देखें तो पंजाब की 2,046, 2046। तो अगर आपको पूरा राज्यों का आंकड़ा नहीं भी याद रखे तो टॉप के कम से कम 3 का नाम याद रखिएगा, टॉप के भी 3 और बॉटम के भी 3। और बिहार का तो आंकड़ा दिमाग में रखिएगा ही, है ना, 311 किलोवाट आवर। तो कायदे से 311 कहीं पर है क्या, इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, ई। तो ई इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, बहुत बार डिस्कस हो रखा है। कांटी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है, मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर इज द करेक्ट आंसर, बहुत बार डिस्कस हो रखी है इस चीज के ऊपर। नेक्स्ट। बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा कितना है। अब देखिए, जल विद्युत का मतलब क्या हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार आप पूरा आंकड़ा देख लीजिए, अपने आप हाइडल तक पहुंच जाएंगे। बिहार की जो कुल विद्युत है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है थर्मल का। थर्मल यानी कि ताप ऊर्जा। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, ताप ऊर्जा, 81.9%। क्लियर। दूसरे नंबर पर आता है हाइडल। हाइडल यानी कि जल विद्युत, जल विद्युत का जब आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 12.3%। ठीक है, 12.3%। इसके अलावा अन्य नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत, नवीनकरणीय ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा वगैरह आता है, रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं इसको, रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी, इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 5.8% है। ठीक। अब जब विद्युत की बात चल ही रही है तो कुछ और चीजें सुन लीजिए। हमारे यहां सर्वाधिक विद्युत का इस्तेमाल करने वाला जिला कौन है, पटना। और सबसे कम विद्युत का इस्तेमाल करने वाला जिला कौन है, शिवहर। ठीक। सर्वाधिक विद्युत उपभोग तो पटना का तो जानते ही बनता है कि पटना ही होना चाहिए, सबसे ज्यादा पॉपुलस क्षेत्र भी है। सबसे कम याद रखिएगा, न्यूनतम, न्यूनतम विद्युत उपभोग शिवहर। क्लियर। अब जब जल विद्युत की बात चल रही है तो एक और चीज बात सुन लीजिए। बिहार में जल विद्युत के मद्देनजर बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बीएसईबी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीएसईबी, इसकी स्थापना अप्रैल 1958 में की गई थी, है ना। क्या मैं कह रहा हूं, बिहार स्टेट
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसकी स्थापना कब? अप्रैल 1958। इसको दिमाग में रखिएगा, ये पूछा जाता है। क्लियर? और हाल के दिनों में सरकार ने ये तय किया है कि वो बिहार के अलग अलग जगहों पर एनर्जी पार्क बनाएगी, ऊर्जा पार्क। तो बिहार में ऊर्जा पार्क कहां कहां बनने वाला है, तो उसको भी दिमाग में रखिए। भागलपुर, बेगूसराय, ये दोनों क्षेत्र तो आने ही थे। ठीक, भागलपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर और कैमूर। सुपौल, गोपालगंज, और कैमूर, है ना। तो यहां पर ऊर्जा पार्क बनने वाले हैं। ऊर्जा पार्क एनर्जी पार्क के नाम से जाने जाएंगे। ये मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, इसको समाहित कर लीजिए। कहां कहां पर है ऊर्जा पार्क? तो भी जैसा मैंने आपको बताया, भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, कैमूर, और एक जगह और छूट गया है, लिख लीजिएगा। 6 जगहों पर पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। क्लियर? क्या क्या जिस चीजें डिस्कस की हमने अभी। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी में टोटल कंट्रीब्यूशन है ताप ऊर्जा का 81.9%। फिर है जल विद्युत का, जल विद्युत का पूछ रहा था तो हो गया आंसर 12.3%। नवीनकरणीय ऊर्जा का 5.8%। सर्वाधिक विद्युत उपभोग पटना में, न्यूनतम विद्युत उपयोग शिवहर में। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 1958, और इन 6 जगहों पर एनर्जी पार्क की स्थापना। क्लियर? अभी भी मेरी बॉडी टेम्परेचर लगभग 102 डिग्री सेल्सियस ही है, तो इसी कारण बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा एडजस्ट करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, आ ही गया क्वेश्चन। बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अप्रैल 1958। अप्रैल 1958 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार का न्यूनतम विद्युत उपयोग आ गया। सर्वाधिक कहां पे था? पटना। न्यूनतम कहां पे था? शिवहर। जस्ट अभी बता रखा हूं। ठीक, शिवहर, शिवहर। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेऊक और की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। कभी कभी कमीशन क्या करती है, एक दो क्वेश्चन ऐसे जानबूझकर डालती है जिस क्वेश्चन का उत्तर देने में दिक्कत हो, है ना। अब ये क्या पूछ रहा है भाई, भागलपुर से जब आप मिर्जा चेऊकी की तरफ जाएंगे तो अंतिम रेलवे स्टेशन कौन पड़ेगा? तो दिमाग में याद रखिएगा, आमापल्ली पड़ता है ना। इसमें कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा कंसेप्ट की बात तो है नहीं। आमापल्ली रेलवे स्टेशन, सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार में प्रति व्यक्ति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम, उच्चतम से द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, अथवा एक से अधिक। सबसे पहली बात, क्वेश्चन की प्रवृत्ति आपने समझ ली। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिहार में प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की जो लंबाई है, वो सड़क की लंबाई कितनी है। यहां पर भी हम पीछे ही हैं भाई साहब, और यहां पर हम सेकेंड लास्ट हैं, है ना। सेकेंड लास्ट का मतलब क्या हो गया, न्यूनतम से द्वितीय। यहां पर जो न्यूनतम चल रहा है वो चल रहा है जम्मू कश्मीर, है ना। और जो सर्वाधिक चल रहा है वो चल रहा है अरुणाचल प्रदेश। मतलब प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में सबसे नीचे, प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई में दूसरे न्यूनतम। ये हमारी स्थिति चल रही है, चल रही है तो चल रही है, क्या किया जा सकता है। ठीक, बी इज द करेक्ट आंसर।
पर जब से नितिन गडकरी जी आए हैं तब से इतनी बात तो तय है कि रेलवे के मामले में, रेलवे कह रहा हूँ, सड़क के मामले में सुधार तो हो रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है ना। एक ही बंदा है जो कि सतत तरीके से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय जल राजमार्गों में, नेशनल हाईवे में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? अब छपरा एवं गोपालगंज को कौन जोड़ता है, एक एक करके सबके बारे जान लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 77 जो आपको दिया है पहले ऑप्शन में, ये हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबारा। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबारा, इनको जोड़ता है। यानी कि पहला तो होना ही नहीं चाहिए, साथ में लिखते चलिएगा, है ना। नेशनल हाईवे 84 की अगर हम बात करें तो ये आरा और बक्सर को जोड़ता है, आरा और बक्सर को, ठीक। 85 यानी कि 85 की अगर बात करें तो ये छपरा, सिवान, गोपालगंज को जोड़ता है। यही पूछ रहा था क्या? छपरा, सिवान, गोपालगंज। और अगर आप 80 की बात करें, है ना, नेशनल हाईवे 80, ये जोड़ता है किसको? मोकामा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर, ठीक है, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर। ठीक, यानी कि इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए था? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, ये सवाल जब बीपीएससी ने पूछा था 58 में, तो उस दौरान बिहार में राजमार्गों की कुल संख्या या कुल लंबाई 45-95 किलोमीटर थी। पर लाजमी तौर पे बात है कि अभी आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि पुराने डेटा के हिसाब से बता दीजिए। ये जो 45-95 किलोमीटर का डेटा है, ये 2018 का है, तो इसको जान के हम क्या करेंगे भाई? हम ये मान के चल रहे हैं कि वर्तमान में ये क्वेश्चन करेंट डेटा से पूछा गया। अब इस डेटा को निकालने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हमें। एक साइट है स्टैटिस का, मतलब स्टैटिस से संबंधित वो साइट है। वहां पर जब स्क्रॉल किया गया तो पाया गया कि 2023 के अनुसार बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई 59-69 किलोमीटर है, ठीक है। ये 2023 के डेटा के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, 2023 के अनुसार 59-69, और उसमें भी चेंज हो रहा है। ओबियस सी बात है, नितिन गडकरी साहब काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस स्थिति में आपसे यह प्रश्न पूछे जाने की स्थिति बनती है। कारण क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं जब लेटेस्ट में कोई रिपोर्ट जारी की गई हो, और लास्ट रिपोर्ट जो ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की गई थी वो 2018 में, जिसके अनुसार डेटा 45-95 है। हाँ, ऑफिशियल की अगर आप बात करेंगे तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, उसने 2023 में एक लिस्ट जारी की थी, जिस लिस्ट में बिहार संबंधी जानकारी तो है, पर जो ये भारत संबंधी जानकारी तो है, पर बिहार संबंधी जानकारी वहां पर गौन है। फिलहाल के लिए दिमाग में रख लीजिए 2023 की रिपोर्ट अनुसार 59-69 किलोमीटर, ठीक। अब जरा भारत की बात कर लेते हैं, वही मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर? देखिए, भारत की जब आप स्थिति देखेंगे तो उस रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत में नेशनल हाईवे, इसको मैं एनएच लिख रहा हूं, समझ जाएंगे ना,
राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई, ये मैं भारत की बात कर रहा हूं, ये बढ़ के पहुंच गया है कितना, 146,145 किलोमीटर। ठीक, 146,145 किलोमीटर। क्लियर। भारत में स्टेट हाईवे, ये तो हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, एक राज्य राजमार्ग भी होता है। स्टेट हाईवे की कुल लंबाई, ये ऑफिशियल डेटा के अनुसार पहुंच गया है 1,79,535 किलोमीटर। ठीक, 1,79,535 किलोमीटर। और जो अदर हैं, जैसे गांव वगैरह में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वगैरह वगैरह जो चीजें बनती हैं, अदर्स यानी कि अन्य में अगर आप देखें तो अन्य की स्थिति का अगर आप जायजा लेंगे तो 63,45,403, ये अपने आप में बता रहा है कि कितना काम हो रखा है या कितना काम हो रहा है सड़क में। यानी कि वर्तमान में अगर आप भारत का कुल रोड नेटवर्क निकालेंगे इस डेटा के अनुसार जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड के द्वारा जारी किया गया है, तो कुल नेटवर्क है 66.71 लाख किलोमीटर। कुल नेटवर्क, ठीक है, 66.71 लाख किलोमीटर। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, अब है क्या, आए दिन नेशनल हाईवे बनते जा रहे हैं। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो परंपरागत तरीके से सबसे लंबा नेशनल हाईवे कभी हुआ करता था वो चेंज हो गया, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे हुआ करता था वो चेंज हो गया। तो वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये जानना भी आपका फर्ज है भारत के आधार पर, है ना। बिहार का तो हमने समझ लिया, 2023 के अनुसार 69, 69। अब आप 2018 के डेटा के अनुसार मारेंगे तो मार दीजिएगा 45-95 पर वो गलत है, वो 2018 का डेटा है। 2018 का डेटा देकर पूछे तब आप मार के आ जाइएगा 45-95। वर्तमान का पूछे तो इस हिसाब से इनमें से कोई नहीं। क्लियर। तो अब जरा उसके ऊपर भी ध्यान दे दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, भारत का सबसे लंबा एनएच, एनएच समझ जाएंगे ना, नेशनल हाईवे। कौन सा नेशनल हाईवे है भारत का सबसे लंबा, इसका दो दो नाम है ना। इसको वर्तमान में NH-44 कहा जाता है, इसका पुराना नाम NH-7 था, है ना। तो NH-44 वर्तमान में कहा जाता है और पुराना नाम क्या है, NH-7। ओल्ड लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। इसकी कुल लंबाई है 37-45 किलोमीटर। और यह भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्यों से, 11 राज्यों से। वही बात, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी सुने हैं ना, वही है ये। तो कहां से शुरू होगी, जम्मू कश्मीर। लिखते जाइए लिखना चाहें तो, क्योंकि हो सकता है ये आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती, ऐसे भी संभावना है। तो लिख लीजिए कहां कहां से गुजरती है। 11 राज्यों से गुजरती है, मैं उनका नाम बोल रहा हूं आराम आराम से। जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, सबसे टॉप जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद आइए नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे आइए हरियाणा, हरियाणा के नीचे आइए दिल्ली, दिल्ली के नीचे आइए यूपी, यूपी के नीचे आइए एमपी, एमपी के नीचे आइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आइए तेलंगाना, तेलंगाना के नीचे आइए आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश के नीचे आइए कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे आइए तमिलनाडु, वही श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक, ये तो हो गया किसकी बात, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, अब सबसे छोटा पर आ जाइए।
सबसे छोटा, सबसे छोटा। ये डेटा आपको बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब आप किताबों में पढ़ते तो किताब आपको दे देता कि सबसे छोटा राजमार्ग है NH47A, पर बंधु वो था। इसी कारण मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारे डेटा चेंज होते रहते हैं। एक जमाना में NH47A जो कि केरल के कुडनूर को विलिंगडन से जोड़ता था, लगभग 8 मील की दूरी, वो सबसे छोटी हुआ करती थी। वर्तमान में चेंज हो गया। वर्तमान में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं जो सबसे छोटे हैं। कौन कौन से? NH548 और NH118, दो राजमार्ग हैं। NH548, NH118, क्लियर? और दोनों की लंबाई 5 किलोमीटर ही है। ऑब्वियस सी बात है, तभी दोनों एक साथ लिखे गए हैं। NH548 जो है ये नवी मुंबई को कलमकोली से जोड़ता है। नवी मुंबई को, नवी मुंबई को नवी मुंबई को कलमकोली, कलमकोली यानी कि महाराष्ट्र में हो गया ये, ठीक। और ये जो है 118, ये अपने झारखंड में है ना? और ये आसन बनी नाम के जगह को जमशेदपुर से जोड़ता है, ठीक है? आसन बनी, जमशेदपुर, ठीक। और इससे पहले जो सबसे छोटा था मैं बता चुका हूं, NH47A था, जो कि केरल के कुडनूर को विलिंगडन से जोड़ता था, अब नहीं है। तो अब अगर सबसे छोटा पूछेगा और ये दोनों ऑप्शन रहेगा तो एक से अधिक मारिएगा, इन दोनों में से कोई एक रहेगा तो यही मारिएगा। सबसे लंबा पूछा जाए तो NH44 मारिएगा, पुराना नाम दे दे 7 तो ये मारिएगा, है ना? तो ये पूरी की पूरी स्थिति है वर्तमान रिपोर्ट के हिसाब से। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। मेरे हिसाब से मैं इस क्वेश्चन का आंसर ई ही मारूंगा वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान डेटा के हिसाब से 59-69। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? अब सबसे पहली बात ये जो NH2 है, इस NH2 का नाम चेंज हो गया है। NH2 का वर्तमान नाम है NH19। क्या नाम है? NH19। और ये वर्तमान में दिल्ली से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल में जाके खत्म होती है, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद लाजमी तौर पर यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अब जब हम अपने बिहार की बात करते हैं तो अपने बिहार में यह औरंगाबाद से गुजरती है, सासाराम से गुजरती है, मोहनिया से गुजरती है, पटना से नहीं गुजरती। क्या पूछ रहा था? नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? पटना से नहीं गुजरती है ना? नवीन नाम क्या हो गया इसका? NH19। ठीक, चलिए नेक्स्ट। पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है सीधे तौर पर? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना वाला। और अब तो इससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है दरभंगा। बहरहाल ये पटना पूछ रहा है। काठमांडू फ्लाइट जाती ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नई दिल्ली भी जाती है, कोलकाता भी जाती है, मुंबई भी जाती है, लखनऊ भी जाती है, वाराणसी भी जाती। ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, है ना? इस्लामाबाद, ढाका, वाशिंगटन, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, उसके चलते फिर आप कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाइए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाइए, वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट का लुत्फ लीजिए। पटना से अगर आपको जाना है इन जगहों पर जाइए, खुशी खुशी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक,
चलिए नेक्स्ट, रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भैया? हाजीपुर वहीं स्थित है जहां मगध साम्राज्य हुआ करता था, बिहार में। क्या दिक्कत है इसमें? बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? ऑपरेशन प्रहार जैसे ही आ जाए तो चाचा जी के द्वारा लिया गया सबसे बड़ा कदम, ना पिएंगे ना पीने देंगे, है ना। बिहार को एक बहुत ही सभ्य राज्य बनाएंगे, ड्राई स्टेट बनाएंगे, यानी कि शराबबंदी से संबंधित। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए सक्सेसफुल कितना है वो तो वही जाने। बहरहाल, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरचना योजना, कितनी बार बात की गई है? गिद्ध की बात की जाएगी, भैंसा लुटन पहुंचिए, पश्चिम चंपारण पहुंचिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंचिए। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित किससे है? सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित किससे? बेसिकली जो सुनंदनी कार्यक्रम लाया गया था, वो सुनंदनी कार्यक्रम जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देने के लिए, कि उनको और एफिशिएंट बनाया जा सके, निपुण बनाया जा सके, उसके मद्देनजर लाया गया था। क्लियर? तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करें। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 15 फरवरी 1923 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि जो सीमावर्ती गांव हैं, यानी कि फ्रंटियर विलेज, जो सीमा के निकट स्थित हैं, उनका विकास किया जा सके। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तरी सीमा पर जो सीमावर्ती गांव हैं, फ्रंटियर विलेज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए 15 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, यानी कि डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? चल नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के पूछने की कोई स्थिति नहीं बनती। 6 जनवरी 2018 का डेटा है, कोई मतलब है इस क्वेश्चन का कहीं से भी? इस क्वेश्चन के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है ना। बहरहाल, मतलब क्या है वो सुन लीजिए। मतलब यह है, इस क्वेश्चन का जवाब बताना उचित भी नहीं है, 2018 का डेटा है। वैसे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक और प्रोग्राम निकाला गया है, जिसको 7 निश्चय 2.0 कहते हैं। हालांकि उससे संबंधित क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बीपीएससी का पेटेंट है। 7 निश्चय 1.0 लॉन्च हो चुका था, 7 निश्चय 2.0 ये 2020 से 25 तक चलने वाला है। ठीक है, 7 निश्चय 2.0, इस क्वेश्चन से ज्यादा इस पर फोकस कीजिए। यहां पर पूछा जाता है कि 7 निश्चय 2.0 जो कि 2020 से 25 तक चलने वाला है, इसके कौन कौन सी योजनाएं हैं अथवा नहीं है। तो सबसे पहली योजना है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, लिखते चलिएगा। ठीक, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला। ठीक,
तीसरा, हर खेत सिंचाई का पानी। हर खेत सिंचाई का पानी, 3 हो गया, हर खेत सिंचाई का पानी। चौथा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक। पांचवा, गांव पे पहुंचे तो शहर पे भी पहुंचिए, क्या? स्वच्छ शहर विकसित शहर। पांच हो गए। 6 में सुलभ संपर्कता। है ना? और 7वें के तौर पे क्या है? सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी और चीज दे दे, जैसे सबके लिए हवाई यात्रा, सबके लिए बीमा, दिस दैट, कुछ नहीं। 7 निश्चय में यही 7 चीज। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई का पानी, ये तीसरा वाला बोल दे रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा। हर खेत सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। यही है 7 निश्चय 2.0। इसको भी दिमाग में रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आते रहते हैं। ये 18 का डेटा किसी काम का नहीं है, है ना? इस पे दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक। चलिए, तो ये थे, ये था आज का सत्र। क्लास लेने की स्थिति में तो था नहीं, अभी भी फीवर है, डोलो खाकर काम चला रहा हूं, लेकिन चूंकि एग्जाम नजदीक है तो सोचा गया कि ले लिया जाए। रिवाइज कर लीजिएगा, है ना? पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।